हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का टॉपिक जो कि है क्रिया। आज हम पढ़ेंगे क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने भेद होते हैं और क्रिया का उपयोग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे अगर आप क्रिया पढ़ लेते हैं यहाँ पर, तो आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्रिया को लेकर के, चाहे जिस परीक्षाओं के लिए हो, चाहे टीचिंग परीक्षाएं हो, चाहे और भी जितने भी परीक्षाएं हैं जहां पर हिंदी आती है, वहां पर अगर क्रिया के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको तुरंत देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी क्रिया है। अर्थात जो भी क्रिया से संबंधित प्रश्न आएंगे आप उसको कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर साथ में थ्योरी के साथ अगर क्वेश्चन कर लिए जाएँ तो वो बहुत अच्छे से समझ आते हैं और हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्रिया क्या होती है। जैसे कि आप जानते होंगे, अलंकार पढ़े होंगे, अलंकार को क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा। वैसे ही जो क्रिया होती है, यानी कि जो वर्ब होती है, इसे हम वाक्य की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य की आत्मा। तो इसे आप याद रखिएगा, क्रिया क्या होती है? वाक्य की आत्मा होती है। अब जानेंगे क्रिया होती क्या है। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लिखा है, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो, वहाँ पर यानी कि उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की तरह ही क्रिया भी एक विकारी शब्द है। ये आप जरूर याद रखिएगा। कहीं कहीं ये प्रश्न भी आ जाता है कि क्रिया विकारी शब्द है या फिर अविकारी शब्द है, तो वहाँ पर आपको विकारी शब्द टिक करना है। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो विकारी शब्द है। इसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष जो हैं वो बदलते रहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो क्रिया क्या होती है, आई होप आपको समझ आया होगा कि जहाँ पर किसी काम के करने अथवा किए जाने का बोध होता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं, यानी कि कार्य होने का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर इन सारे शब्दों में, यानी कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, इन सभी में क्या है? क्रिया है। क्रिया कैसे बनती है? धातु शब्द, एक जो होता है धातु शब्द होता है, उसमें अगर ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो क्रिया बन जाती है। अब यहाँ बात आती है कि धातु क्या होती है। अब आपको ये भी समझना जरूरी है कि धातु होता क्या है। धातु वो होता है कि क्रिया का मूल रूप, जो क्रिया का मूल रूप होता है वही धातु है। क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाए। यहाँ पर जो धातु रूप होता है, इसमें अगर ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह क्रिया बन जाती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। अब बात करेंगे क्रिया के भेद। अब क्रिया के भेद की बात आती है कि जब क्रिया जो होती है उसके कई सारे भेद होते हैं, जैसे संरचना के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर। तो ऐसे बहुत सारे भेद होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सकर्मक होता है और एक आकर्मक होता है। पहले क्या पढ़ेंगे? सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड होते हैं उसे हम अगर जोड़ दें कि प्रश्न करने पर कुछ उत्तर मिले, यानी कि अगर जहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं वीणा पत्र लिखती है, इसमें अगर हम क्वेश्चन करें कि वीणा क्या लिखती है तो हमें आंसर मिलेगा कि वीणा पत्र लिखती है। तो जहाँ पर हम जिस शब्द में, जिस वाक्य में हम क्वेश्चन करें और हमें उत्तर मिल जाए तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया पाई जाएगी। यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार देखते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको प्रश्न करने पर उत्तर मिले, यानी कि हम अगर प्रश्न करते हैं किसी भी वाक्य के साथ तो हमें वहाँ पर हमारा उत्तर मिल जाए, तो वहीं पर जान लीजिए कि
क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ये आप याद रखिएगा, ये एक ट्रिक के तौर पर भी काम करेगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है किसी वाक्य में, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या फिर आकर्मक क्रिया है, तो आपको कठिनाई होती है, तो यहाँ पर ये एक ट्रिक के तौर पर भी काम करेगी। अगर आप उससे प्रश्न करते हैं, कोई भी वाक्य दिया है, अगर आप वहाँ पर प्रश्न कर ले जाते हैं, तो अगर आपको उत्तर मिल जाता है, जैसे हम आपको कोई और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लिखा है कि माँ ने राधा से खाना बनवाया। किससे खाना बनवाया, राधा से खाना बनवाया। तो यहाँ पर आंसर हमको मिल रहा है। तो जहाँ पर आपको आंसर मिल जाए वहाँ पर क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। अब आगे देखते हैं, सकर्मक क्रिया जो होती है इसके दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया। यहाँ पर सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। अब जानेंगे एक कर्मक क्रिया क्या होती है। जिस वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म हो, यानी कि सिर्फ एक ही कर्म का बोध हो, वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राधा गाना गा रही है। यहाँ पर राधा क्या कर रही है, गाना गा रही है। जहाँ पर देखिए कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं राधा क्या गा रही है, तो गाना गा रही है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पर हमें जानना है कि एक कर्मक क्रिया कैसे है, तो इसको जानने के लिए यहाँ पर एक कर्म हो रहा है, यानी कि राधा क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो सिर्फ गाना गा रही है, यानी कि एक ही कर्म यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर एक कर्मक क्रिया हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया का फल दो कर्मों पर पड़ता है उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जहाँ पर जिस वाक्य में आपको दो कर्म दिख जाए वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ग्वाला गाय से दूध दुहता है। इसमें दुहता है क्रिया का कर्म और गाय और दूध। यहाँ पर देखिए क्रिया का कर्म गाय और दूध है, यानी कि जो ग्वाला है वो गाय से दूध दुहता है। यहाँ पर दो कर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। अब आगे देखेंगे, अगला क्या है, अकर्मक क्रिया। पहला क्या था, सकर्मक क्रिया। जहाँ पर कर्म हो वहाँ पर सकर्मक क्रिया, और जहाँ पर कर्म ना हो वहाँ पर क्या होगा, अकर्मक क्रिया। इसे समझते हैं, अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का कोई कर्म ना हो और उसके कार्य व्यापार का फल जो है वो कर्ता पर पड़ता हो। जैसे राधा सोती है, श्याम जाग रहा है आदि। ऐसे कई सारे जो वाक्य दिखेंगे आपको जहाँ पर कर्म नहीं हो रहा है। राधा क्या कर रही है, सो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई कर्म नहीं कर रही है, राधा सिर्फ सो रही है। राधा, श्याम क्या कर रहा है, जाग रहा है। हमें आंसर तो मिल रहा है लेकिन वहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। हिंदी में कुछ क्रियाएं जो हैं वो अकर्मक से सकर्मक बन जाती हैं। यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं, हम आपको बताएंगे। पहले अच्छे से समझिए कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। जैसे श्याम पढ़ता है, शाम रेंगता है, तो श्याम क्या हो गया, कर्ता हो गया, और पढ़ता क्या है, क्रिया है। तो श्याम पढ़ता है, श्याम करता है, और पढ़ता क्या है, क्रिया है। तो जो क्रिया का फल है वो क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है। जैसे कि श्याम पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आप इसको समझिएगा अच्छे से। अब जो अपवाद है, जैसे कि हिंदी में कुछ जो क्रियाएं हैं वो अकर्मक से सकर्मक बन जाती हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, कुछ अपवाद दिए गए हैं। अकर्मक है क्या, उड़ना, तो उड़ना से सकर्मक बन जाएगा उड़ाना। कटना से क्या बनेगा, काटना। छटना से छाटना। हिलना से छिलना से छीलना, और जगना से जगाना बन जाएगा। उठना से क्या बनेगा, उठाना। पिसना से पीसना। मरना से मारना, और चलना से चलाना। ये सारे आपके अपवाद हैं जो कि अकर्मक से सकर्मक बन जाता है। तो यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा जहाँ पर भी आ जाए। अब आगे देखते हैं, संरचना और बनावट के आधार पर
क्रिया के भेद। यहाँ पर देखेंगे संरचना और बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ये जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पर देखिए संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ये सारे भेद हैं। तो पहला क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। पहला हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। जहाँ पर जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी कि उसे मोटिवेट कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेरणार्थक शब्द से ही आप समझ जाएंगे कि प्रेरणा मतलब मोटिवेशन होता है। तो जहाँ पर जिस वाक्य में आपको मोटिवेशन जैसा शब्द दिख जाए तो वहाँ पर समझ लीजिएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे बोलना, बुलवाना, पढ़ना, पढ़वाना, खाना, खिलाना। तो यहाँ पर जो बुलवाना है और पढ़वाना है, यानी कि पढ़वाना तो हम स्वयं कर नहीं सकते, किसी और से पढ़वा सकते हैं। तो यहाँ पर जो काम किसी और से करवाया जाए, किसी और को करने के लिए प्रेरित किया जाए, वहाँ पर क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जिन क्रियाओं का इन बात से बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ पर क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे काटना से कटवाना बनता है, करना से करवाना बनता है। एग्जाम्पल देखिए, मोहन मुझसे किताब पढ़वाता है। ये जो मोहन है वो क्या कर रहा है? मुझसे किताब पढ़वा रहा है, यानी कि मोहन स्वयं किताब नहीं पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है? मुझसे पढ़वा रहा है। तो वो स्वयं कार्य ना करके वो मुझसे कार्य करवा रहा है। यहाँ पर क्या है? वो मुझे प्रेरणा दे रहा है, मुझे पढ़वा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। और दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, मम्मी बेटी से काम करवाती हैं। मम्मी जो है वो स्वयं काम नहीं कर रही हैं, क्या कर रही हैं? बेटी से काम करवा रही हैं। तो वो प्रेरणा दे रही हैं बेटी को, तो वो स्वयं काम नहीं कर रही हैं, दूसरे से करवा रही हैं, यानी कि अपनी बेटी से काम करवा रही हैं। तो वहाँ पर क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। अब अगला देखेंगे, संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे चल देना, हंस देना, रो पड़ना, झुक जाना। यहाँ पर देखिए 2 क्रिया आपको दिख रही होगी, चलना और देना, हंसना और देना, रोना और पढ़ना, झुक जाना, झुकना और जाना। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 क्रिया हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं चलना और देना, तो इसको एक में मिला दिया गया है। जैसे चल देना, हंस देना, रो पड़ना और झुक जाना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 क्रिया है। तो जहाँ पर ऐसे 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जो 2 क्रिया होती हैं 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं, आसान भाषा में उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे घनश्याम रो चुका, किशोर रोने लगा। तो यहाँ पर जो किशोर रोने लगा में जो रोना है और लगना है, यानी कि किशोर रोने लगा, तो यहाँ पर 2 वर्ब आपको दिख रहे हैं, यानी कि 2 क्रिया दिख रही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह घर पहुँच गया। एक तो आपको पहुंचना क्रिया दिखेगी और जो गया है यानी कि जाना क्रिया। तो यहाँ पर 2 क्रिया जहाँ पर आपको दिख रही है वहाँ पर क्या है? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा इसको, जहाँ पर 2 क्रिया आपको दिखेगी वहाँ पर संयुक्त क्रिया हो जाएगा। तो हम अभी इसके क्वेश्चन भी करेंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आप क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब आगे देखते हैं कि तीसरा क्या है? नाम धातु क्रिया। इसको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुख से दुखना और चिकना से चिकनाना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो नाम धातु है, यानी किसी नाम से हम दूसरा क्रिया बना ले रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और
इससे बनने वाली जो क्रिया होती है इसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझिए, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बन जाती है उसे ही हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली, तो हथिया ली का मतलब है नाम धातु क्रिया, तो यहाँ पर हथियाली में हो जाएगा नाम धातु क्रिया। अगला देखिए, लड़कियां बहुत बतियाती हैं, क्या करती हैं, बतियाती हैं, तो बतियाती जो शब्द है उसका धातु रूप क्या है, बतियाना, मतलब बात, तो बात से ही तो बतियाना बन गया ना। तो बात जो हमारा मूल शब्द है यानी कि धातु है, तो बात से क्या बना, बतियाना बन गया। तो जहां पर धातु से क्रिया बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे। हाथ से हथियाना बन गया, किसी वाक्य में आपको अगर ऐसा शब्द दिख जाए जैसे हथियाना, लतियाना हो गया और बतियाना हो गया, इन तरह का शब्द दिख जाए अगर आपको, तो आप समझ लीजिएगा कि इसका जो धातु शब्द है वो अलग है, इसका मूल रूप अलग है। जैसे हथियाना का मूल रूप क्या होगा, तो हाथ होगा, और बतियाना का मूल रूप होगा तो बात होगा। दुखना का दुख हो जाएगा, चिकनाना का चिकना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे शब्द दिख जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर क्या है, नाम धातु क्रिया है। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आप अच्छे से समझ लेंगे एक बार तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, एक नहीं दो दो बार आप वीडियो देखिएगा, तीन तीन बार देखिएगा, लेकिन जब आप एक बार पढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको जरा से भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन करने में। और कहीं भी अगर आपको ऐसे भी एक लाइन में दे देता है कि नाम धातु क्रिया क्या होती है तो आप झट से बता ले जाएंगे कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि से बनने वाली जो क्रिया होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब आगे देखते हैं, इसका जो थोड़ा बहुत डिटेल में है, ये जो संज्ञा या विशेषण में ना जोड़ने से, जैसे स्वीकार से स्वीकारना, तो यहाँ पर जो लिखा है ये एक ट्रिक के तौर पर है कि ये शब्द ये संज्ञा या विशेषण में ना जोड़ने से, जैसे स्वीकार से स्वीकारना हो जाता है, धिक्कार से धिक्कारना हो जाता है इत्यादि, तथा हिंदी शब्दों के अंत में आ करके और आदि आ को ह्रस्व करके, जैसे दुख से दुखाना, तो यहाँ पर दुखाना में क्या आ रहा है, आ रहा है लास्ट में। बात से बतियाना, तो बतियाना में क्या आ रहा है, आ रहा है लास्ट में। तो यहाँ पर ये आपका ट्रिक के तौर पर काम करेगा कि अगर जिस वाक्य में जिस शब्द में आपको दिख जाए लास्ट में ना दिख जाए और या फिर आ दिख जाए तो वहाँ पर क्या होगा, नाम धातु क्रिया होगी। अब अगला देखेंगे, कृदंत क्रिया क्या होती है। कृदंत क्रिया वो होती है जहां पर प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलता, दौड़ता, भागता और हंसता, तो यहाँ पर क्या है, चलता में ता प्रत्यय हो जाएगा, दौड़ता में ता प्रत्यय, भागता में ता प्रत्यय, हंसता में ता प्रत्यय। तो यहाँ पर जहाँ आपको लास्ट में प्रत्यय दिख जाए यानी कि प्रत्यय शब्द से संयोग से बनने वाली जो क्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। हालांकि ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर क्या कौन सी क्रिया क्या होती है और कैसे इसको समझते हैं। अब आगे क्या हम देखेंगे, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया क्या, पहला देखिए सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर इसके नाम से ही क्लियर है कि सहायक क्रिया यानी कि जो सहायता करे, तो ये तो आप तुरंत ही पहचान जाएंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रिया होती है उसे ही हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने बाघ को मार डाला, क्या किया, उसने बाघ को मार डाला, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सहायता हो रही है। अब इसका जो
अर्थ देखिए वो है कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में क्या होती है, सहायक होती है। कभी एक और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक बनकर आती हैं। इसमें हेर फेर से क्रिया का काल परिवर्तित हो जाता है। इसको हम आसान भाषा में और आसान भाषा में समझेंगे। जैसे सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं। कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह खाता है और वह खा रहा है। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, वह खाता है, तो है क्या है, इसमें सहायक क्रिया है। अगर है नहीं लगाया जाए, वह खाता, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। समझ तो जाएंगे कि वह खा रहा है, वह खाता है में समझ तो जाएंगे कि वो खा रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखने के लिए, देखने के लिए हम क्या लिखते हैं, पूरा पूरा वर्ड सही से लिखते हैं, पूरा पूरा सेंटेंस सही से लिखते हैं कि वह खाता है। तो यहाँ पर है जो है वो एक सहायक क्रिया है, वो सहायता कर रहा है। अगला क्या है, वह खा रहा है, वह खाता है और वह खा रहा है। तो खा रहा है में क्या है, सहायक क्रिया है, दो सहायक क्रिया है। जैसे रहा है और है, तो ये दो सहायक क्रिया हो गई। और वह खाता है में सिर्फ एक ही सहायक क्रिया है, जैसे है जो है वो सहायक क्रिया हो गई। तो ऐसे कई सारे वाक्यों में कई सारी सहायक क्रिया पाई जाती हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। अब अगला देखिए, अगला क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तब क्या होता है, पहली क्रिया को जो होती है, पहली क्रिया उसमें, उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक। पूर्व से क्या होता है, पहला होता है, यानी कि पहले का पूर्व से। तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके, यानी कि जो कर्ता है वो एक काम कर चुका है और दूसरा काम आरंभ कर दिया है, वो दूसरा काम करने जा रहा है तुरंत ही उसके बाद, तो वहाँ पर जो पहला काम उसने किया उसे क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। पहले इसको एक और भाषा में समझिए। जब कर्ता एक क्रिया खत्म करके दूसरी क्रिया में लीन हो जाए, वो दूसरा काम करने लग जाए, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहा कर क्या किया, भोजन किया, नहा कर भोजन किया। तो यहाँ पर क्या है, नहाना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कि उसने नहाकर तुरंत क्या किया, भोजन किया। तो किया में एक क्रिया है और नहाना में भी एक क्रिया है। तो नहा कर, जहाँ पर आपको कर शब्द दिख जाए वहाँ पर भी आप समझ जाइएगा कि पूर्वकालिक क्रिया है। उसने नहाकर खाना खाया, उसने नहाकर पूजा की। हमने, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम पढ़ करके सोने गए, तो हम क्या किए, पहले पढ़े उसके बाद सोने गए। तो पहले जो हमने पढ़ा उसमें हमने कर लगा दिया, पढ़ कर। अगर हम दूसरा काम करने जा रहे हैं तो उसमें हम कर लगा देंगे, यानी कि हम पढ़ कर तभी तो दूसरा काम करेंगे। तो अगर हम पढ़ कर बोले तो हम पढ़कर वाले में पहली क्रिया हो जाएगी, और पढ़कर सोने गए तो सोने में दूसरी क्रिया हो जाएगी। तो हमारी जो पहली क्रिया है यानी कि पढ़कर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही समझते चलिए और आपका डाउट क्लियर होते चलेगा, आपको आपके मन में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, सजातीय क्रिया। कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनकी धातु की बनी हुई भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। जैसे कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रिया हैं, तो उसमें क्या होगा, उनकी धातु की बनी हुई जो शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा के रूप में अगर प्रयोग कर ली जाएं तो वहाँ पर क्या है, सजातीय क्रिया हो जाएगी। अगला देखिए, द्विकर्मक क्रिया। इसको हम आपको समझा चुके हैं। जहाँ पर क्या हो, कभी कभी किसी क्रिया के दो कर्म होते हैं, दो कर्म पाए जाते हैं जहाँ पर, वहीं पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्या है, विधि क्रिया है। जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का क्या हो, ज्ञान हो, वहाँ पर विधि क्रिया होती है। और अगला क्या है, अपूर्ण क्रिया। जिस क्रिया से
इच्छित अर्थ नहीं निकलता, यानी कि वो अपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि अपूर्ण यानी कि जो पूर्ण नहीं है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, तो वहीं पर क्या हो जाएगा, अपूर्ण क्रिया हो जाएगी। इसके दो भेद भी होते हैं। पहला क्या है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया, यानी कि अकर्मक और सकर्मक दोनों में अपूर्ण क्रिया हो सकती है। तो ये आप याद रखिएगा। इससे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है, कर्म के आधार पर क्रिया यानी कि सकर्मक और अकर्मक, और रचना यानी कि बनावट के आधार पर क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया। इन सब चीज़ों से आपके प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये हम आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसके MCQ करेंगे, यानी कि जितना आपने पढ़ा है हम देखते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और आपने कितना समझा है, तो ये हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, जिताना क्रिया का कौन सा रूप है। हमने आपको पहले पढ़ा दिया है कि जिताना, जिताना का जो मूल शब्द क्या है, जीतना, मतलब जीत, जीत से जिताना बन गया। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, अब आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी, यानी कि हम किसको जिता रहे हैं, किसी और को जिता रहे हैं। अगर हम जीत रहे थे तो खुद ही जीतेंगे, लेकिन हम किसी और को जिता रहे हैं यानी कि किसी और के लिए प्रेरणार्थक काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, घोड़ा हिनहिनाता है, इनमें कौन सी क्रिया है। तो हिनहिनाना से भी आप समझ जाएंगे, आपको हम पढ़ा चुके हैं। घोड़ा हिनहिनाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से किस भाग में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखिए बन गया ना आपका क्वेश्चन। तो हमने कहा था ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं कि कहाँ पर सकर्मक क्रिया है और कहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही लड़ता है और सिपाही चोर को पकड़ता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जैसे कि आपको ऑप्शन डी दिख रहा होगा, सिपाही चोर को पकड़ता है। किसको पकड़ता है, चोर को पकड़ता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको आंसर मिल रहा है। अगर किसी और में क्वेश्चन करते कि सिपाही सोता है, सिपाही क्या करता है, सिपाही क्या करता है, सोता है, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, वो सो रहा है। और सिपाही चोर को पकड़ रहा है, यहाँ पर जो है वो क्रिया कर रहा है। तो हमें क्या मिला कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला देखिए, मैं अभी सोकर उठा हूँ। तो मैंने क्या बताया था आपको कि सोकर यानी कि कोई काम करके फिर दूसरा काम करना, वहाँ पर क्या हो जाता है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। मैं अभी सोकर उठा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया आपकी सही हो जाएगी। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपका क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला देखते हैं, श्याम के जाते ही वह चिल्लाने लगा। इस वाक्य में जाते ही का क्या, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी आपको बताना है। जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि जहाँ पर एक काम करने के बाद दूसरा काम करने लग जाए तो जो पहला काम है उसे ही हमें क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है एकदम सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है, आपको बताना है कौन सी क्रिया है जो नाम धातु नहीं है। ऑप्शन है दुखाना, बताना, आजमाना और मरना। इसमें आपको बताना है नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है उसमें क्या है, नाम धातु क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उसने रामू की पिटाई कर दी। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, उसने क्या कर दी, रामू की पिटाई कर दी। तो यहाँ पर दो क्रिया देखने को मिल रही हैं, संयुक्त क्रिया है यहाँ पर क्या है, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। हम आपको इसकी एक और ट्रिक बताते हैं, यानी कि जहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी उसकी एक ट्रिक और बताते हैं। जैसे यहाँ पर
चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर अकर्मक है या सकर्मक है? तो यहाँ पर आप को एक वर्ड है, हम आपको बता रहे हैं कि को एक वर्ड है, उसको अगर आप कहीं भी जोड़ के देखते हैं, अगर वो फिट बैठ जाता है तो वहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे इस वाक्य में आप जोड़िए कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो यहाँ पर हम को वर्ड कहीं भी जोड़ेंगे तो हमारा सेंटेंस अच्छे से नहीं समझ आएगा। चिड़िया आकाश में को उड़ रही है, देखिए एकदम नहीं ठीक बैठ रहा है, एकदम सटीक नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगर हम कोई और वर्ड बोलते जहाँ पर को शब्द का अच्छे से प्रयोग हो जाता, को वर्ड का, तो वहाँ पर क्या होती, सकर्मक क्रिया होती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? पहला क्या है, हरीश बस पर चढ़ गया, सतीश ने केले खरीदे, राजू सदा सोता रहता है और कैलाश छत से गिर पड़ा। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है कि सकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में दी गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, सतीश ने केले खरीदे, अगर हम यहाँ पर को शब्द लगाकर देखें तो हमारा एकदम सही बैठ जाएगा। जैसे सतीश ने केले को खरीदे, तो अगर हम केले को खरीदे तो एकदम सही हमारा सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आप इसको समझिए कि जो सतीश है वो केले को खरीदा उसने, तो यहाँ पर को हमने शब्द लगा दिया तो एकदम सही बन गया, यानी कि यहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? बनाना, तैरना, धोना और लेना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया गया है, तैरना, देखो बनाना है तो बनाने के साथ अगर हम को जोड़ेंगे, बनाने को, धोने को, लेने को, लेकिन तैरने को नहीं जोड़ सकते, यानी कि तैरना के साथ को शब्द अगर जोड़ते तो वहाँ पर हमारा सकर्मक क्रिया हो जाती, लेकिन तैरने के साथ को जोड़ेंगे तो वो बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तैरना में क्या है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के बेहद ही लाजवाब प्रश्न और बहुत ही एक अच्छा सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने पूरे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है आपको। हम समझ सकते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको डाउट होगा, कोई भी डाउट होगा किसी भी प्रश्न में या फिर थ्योरी में डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह अच्छे से पढ़ने के लिए हिंदी के सारे टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आप रिस्पांस देते हैं, अच्छा रिस्पांस आपका आता है, तो इसी तरीके से हम आपको हिंदी के सारे टॉपिक पढ़ाएंगे और ऐसे ही समझा करके एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।